Jai Shri Krishna everyone. In this session, I will teach you chapter number 1, Computer System. Class 11th IP from NCERT textbook. Introduction to Computer System. What is computer system? It is an electronic device that can be programmed to accept data, input, process it and generate result, output. So कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, चलता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं. और ये किस बेसिस पे वर्क करता है? इसमें होता है इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस, देन आउटपुट. इनपुट से हम डेटा को टाइप करते हैं, फिर ये किस में चला जाता है? सीपीयू में प्रोसेस के लिए. उसके बाद में सीपीयू प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट जनरेट करता है. तो यहाँ पे इनपुट हम किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू. माउस के थ्रू आप ओपन एंड क्लोज करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो इसीलिए कीबोर्ड एंड माउस. अब सीपीयू प्रोसेस करता है. आउटपुट किसके थ्रू जनरेट होगा? आपका मॉनिटर के थ्रू. अगर आपने प्रिंट कमांड को कॉल किया है तो प्रिंट आउट, प्रिंटर के थ्रू आपका आउटपुट जनरेट होगा, मीन्स सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी निकलेगा. तो ये सारा, तो ये क्या हो गया? इनपुट एक्सेस करने के लिए डेटा को, फिर प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद में आउटपुट जो कि हमें मिलता है एज अ आउटपुट. A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. जब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ये मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम. किस लिए? हार्डवेयर में कौन आएगा? ये आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, ये सारे के सारे जितने मशीन आप यूज करते हो, इवन स्कैनर, स्पीकर, ये सारा का सारा क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है जिसको आप टच कर सकते हो. वो सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर डिवाइस. अब सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे अभी मैं इस सेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज ओबीएस. ओबीएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है. तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जब कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम. एक पार्ट को हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम. व्हाई? क्योंकि सिंगल अगर मेरे पास ओनली सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओबीएस है, लेकिन ये हार्डवेयर पार्ट मेरे पास नहीं है, तो कैसे वर्क करेगा? नहीं कर सकता है. इसी वजह से दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. A computer system primarily comprises of a central processing unit, memory, input-output device and storage device. एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस मैंने बता दिया. इधर पे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर ये आ जाएगा. स्कैनर इनपुट डिवाइस में आएगा. स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा. तो जो भी डेटा हम लोग यूज करते हैं. एंड स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में मेमोरी हैज टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होता है, सेकेंडरी मेमोरी एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की बात की है. तो एक कंप्यूटर सिस्टम में इतने सारे डिवाइस यूज होते हैं. All these components functions together as a single unit is deliver the desired output. Yes, जब ये सारे components एक साथ वर्क करते हैं तब जाकर के मेरा desired output जनरेट होता है. वो कैसे? देखिए, कीबोर्ड एंड माउस के थ्रू, आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हो? टाइप कर रहे हो, हाँ. और यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए जब जा रहा है तो कौन वर्क कर रहा है? सीपीयू वर्क कर रहा है. सीपीयू फेच कर रहा है. यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेमोरी भी स्टोर कर रहा है. जो भी आप कोई भी चीज टाइप करते हैं तो वो सारा का सारा किस में चला जाता है? प्राइमरी मेमोरी में फॉर टेम्पररी स्टोरेज. और वहां से फिर क्या होता है? रिजल्ट के लिए जाता है. रिजल्ट किसके थ्रू? आपका मॉनिटर के थ्रू. तो ये जो डेटाज है, तो मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है. कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है. ये क्या है? प्रोसेसर है. प्रोसेसर के साथ हमें क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए.
और यही डेटा को अगर हम सेव करते हैं किसी फाइल के अंदर, तब हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो सारा का सारा कंपोनेंट्स एक साथ वर्क करता है, तब जाके हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलती है। अ कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज, डिपेंड्स ऑन आर नीड्स। इसकी साइज और इसके फॉर्म्स में मीन्स टाइप्स में डिपेंड करता है। इट कैन वेरी from a high-end server to a personal desktop, laptop, tablet, computer और स्मार्टफोन्स। ये जो हाई सर्वर है, हाई एंड सर्वर, जहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है, वहाँ से वो क्या कर सकता है, पर्सनल डेस्कटॉप, जो कि हम सिर्फ अपना पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप भी आ जाएगा, लैपटॉप आएगा, टैबलेट आ जाएगा और स्मार्टफोन्स भी, ये सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर्स में आ जाएंगे। 1.1 मीन्स दिस फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। द डायरेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स। ये जो एरो है ये फ्लो ऑफ डेटा है, उसके बाद में ये सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन बिटवीन ऑफ द कंपोनेंट, इन बिटवीन ऑफ द फंक्शंस एंड पार्ट। ये क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसके थ्रू आएगा आपका कीबोर्ड, माउस, इसके थ्रू आपका इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस किसके अंदर आएगा, सीपीयू के अंदर। सीपीयू में जो भी डेटा हम यहाँ पे मान लीजिए, अभी जैसे मैंने के को प्रेस किया, के जैसे मैंने प्रेस किया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, मीन्स क्या करता है। अब मैंने के लिख करके स्टॉप किया हुआ है, यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब तक यूजर नेक्स्ट इनपुट नहीं डालेगा ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लेटर को जनरेट नहीं करता सिस्टम। तो ये सारा चीज होल्ड करके कौन रखता है, कंट्रोल यूनिट। अब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। टेम्पररी आपको जैसे मैंने अभी के प्रेस किया तो के यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ प्राइमरी मेमोरी। उसके अकॉर्डिंग अब ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू, एएलयू अगर मेरा ये कंडीशंस वाला होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा, तब एएलयू में जाएगा, नहीं तो प्राइमरी मेमोरी के बाद में कहाँ चला जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। तो एज अ सीपीयू का जो पार्ट्स है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू है। एएलयू है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ये क्या है, आपका आउटसाइड है, सीपीयू के आउटसाइड है। क्यों, ये इसमें आ जाएगा हार्ड डिस्क। हम जब डेटा को, फाइल को सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी, और जब आप डेटा को आप सेव करते हो तो सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपनिंग करने के लिए आपने उस फाइल को सेव करके रखा हुआ है, तो आपका कहाँ है, हार्ड डिस्क में। तो जैसे ही आप कमांड दे रहे हो, मीन्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सिस्टम को कि मुझे वो फाइल ओपन करके दो, तो वो फाइल जहाँ ओपनिंग की बात आएगी तो वो कहाँ जाकर ढूंढेगा, आपका सबसे पहले वो ढूंढेगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में जब नहीं मिलता है तब वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। उसको जैसे सेकेंडरी मेमोरी में मिला तो सेकेंडरी मेमोरी से किस में आ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में, फिर तब जाके कंट्रोल यूनिट में। और अगर वो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है तो इधर आएगा, उसके बाद जाके आउटपुट जनरेट करेगा। तो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ही आना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट जनरेट होता है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड सीपीयू। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी of a computer that carries out the actual processing and is usually referred to as the brain of the computer। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कि प्रोसेसिंग को, एक्चुअल प्रोसेसिंग को क्या करता है, कैरी करता है। जैसे मैंने बोला ना कि हमने जैसे लिखा वो तुरंत आपका सीपीयू में चला गया, यहाँ पे मेमोरी पे, ठीक है, मेमोरी में चला गया, वो 8 बिट्स में वो डेटा को प्रोसेस कर दिया, मीन्स कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मशीन नहीं अंडरस्टैंड करता है कोई अदर लैंग्वेज को,
वो ओनली अंडरस्टैंड किसको करता है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज 0 1 इस लैंग्वेज को जानता है, तो ये के कन्वर्ट हो जाएगा 8 बिट्स में। और कन्वर्शन का काम किसका है, सीपीयू का। तो एक्चुअल प्रोसेस करता है एंड यूजुअली रेफर टू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों, जैसे आपको अगर मैं कोई चीज बोलूंगी तो आप कहाँ से सोचते हो, अपने ब्रेन से सोचते हो, अपने हेड के थ्रू, आपका जो ब्रेन है उसके थ्रू। तो इसी वजह से जब सीपीयू में सारा वर्क हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम का, इसी वजह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो। तो सीपीयू का अनदर नेम और एक क्या है, प्रोसेसर, क्योंकि सारा डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। तो जैसे देखिए किसी का अगर हम लोग बोलते हैं ना निकनेम है या अदर्स नेम है, तो उससे रिलेटेड ही होगा। ये ब्रेन से रिलेटेड सारा काम करता है, क्योंकि सारा टास्क सीपीयू के अंदर होता है। इनपुट क्या करता है, वो ओनली डेटा को फीडिंग करने का काम करता है, वो फीड करता है, एंटर करता है। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस जो एक्चुअल टास्क है कौन करता है, सीपीयू करता है। तो एक्चुअल टास्क जब सीपीयू करता है तो इसी वजह से सारा प्रोसेस करता है, इसलिए इसका नाम प्रोसेसर हो गया। और ब्रेन इसलिए क्योंकि वो सब कुछ थिंक करके वो सोचता है कि इसको अर्थमेटिक में एएलयू में भेजें कि मेमोरी यूनिट में भेजें। जैसे मैंने के प्रेस किया, के क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है, तो इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। अगर हमने लिखा के ग्रेटर देन ए, ये अगर हमने भेजा तब वो चेक करेगा कि भाई ये तो कंडीशंस लगा हुआ है, तो कंडीशंस लगाना है तो फिर कहाँ भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में चेक करके बताओ कि ग्रेटर है या स्मॉलर है ए से। तो थिंक करने का काम भी सीपीयू कर रहा है, तो इसीलिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब फिजिकली जो सीपीयू है नाउअडेज ये क्या कर दिया, एक माइक्रोचिप में उसको कन्वर्ट किया गया, और वो माइक्रोचिप वन और मोर माइक्रोचिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी बोलते हैं। द आईसी कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है या डेटा मिलता है किसके थ्रू मिलता है, प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। तो एक पाइथन का जब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं, ये 1 लाइन का कोड है। ये 1 लाइन का कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू पे हमको आउटपुट जनरेट होगा। अगर हमने लिखा a प्लस बी, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ओनली हमने a लिखा तो ये क्या है, एक डेटा है, ये डेटा है। अब इस डेटा से हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। द सीपीयू then fetch the program and data from the memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and store the result back to memory। तो CPU क्या करता है, आपका इंस्ट्रक्शन को लेता है, कहाँ से, प्रोग्राम से, और उसके बाद में उस डेटा को प्रोग्राम से फेच करने के बाद में कहाँ भेजता है, कहाँ से लेता है, मेमोरी से, फ्रॉम द मेमोरी। फिर उसको कहाँ भेजता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, एएलयू में ऑपरेशन करने के बाद में फिर उसको कहाँ भेज देता है, फिर से रिजल्ट बैक कर देता है मेमोरी में। तो सीपीयू क्या करता है, यहां से उसने प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन को लिया, इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद में तो ये प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ रहता है, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो किस में रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। तो वहीं से डेटा को सीपीयू क्या करता है, फेच करता है प्राइमरी मेमोरी से। फेच करने के बाद में वो चेक करेगा वो कहीं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड है तो फिर वो किसको भेजेगा, सीपीयू एलयू के पास भेजेगा कि प्रोसेस करके दे दो उसको रिजल्ट। फिर इसके बाद में जब इसका काम हो जाएगा फिर से वो कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के बाद मीन्स उसके बाद में कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के पास में रिजल्ट पर। तब जाकर के हम लोग को आउटपुट जनरेट होता है। While processing, the CPU stores the data as well as instruction in its local memory called register। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जो लोकल मेमोरी है, जो मैंने अभी बताया प्राइमरी मेमोरी का अनदर नेम क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर। तो सीपीयू जो स्टोर करता है क्या, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन मीन्स योर प्रोग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। देखिए प्राइमरी मेमोरी हैज मेनी पार्ट्स। फर्स्ट इज रजिस्टर, फिर आपका आ जाएगा कैशे,
देन आपका आएगा रैम। इतने पार्ट्स में सबसे पहले आपका रजिस्टर में ही डेटा स्टोर होता है, जो भी आप टाइप करते हैं, बट रजिस्टर हैज लिमिटेड मेमोरी, एकदम फिक्स्ड मेमोरी होती है। यहाँ पे सम डेटा, अगर आपका डेटा का रेंज ज़्यादा बड़ा है तो वो रजिस्टर में जब अगर नहीं आ पाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी का भी साइज फिक्स होता है, जब इसमें नहीं हो पाता है तब वो कहाँ चला जाता है, रैम में। उसी टाइप का जब आउटपुट भी जनरेट करेगा, रैम टू कैशे, कैशे टू रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद में आउटपुट जनरेट होती है। तो सीपीयू का लोकल मेमोरी को क्या बोलते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। मैंने बताया ये क्या होता है, साइज इसकी लिमिटेड होती है एंड नंबर में भी। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जो डिफरेंट रजिस्टर है जो हम लोग यूज करते हैं स्टोरिंग डेटा के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। Other than register, register means memory. Other than memory, the CPU has two main components. क्या क्या? ALU and control unit. ALU and control unit. So, CPU has how many parts? 3 parts. One is memory. Another one, CU, control unit. Another one, ALU, arithmetic logic unit. ये क्या करता है, सारे अर्थमेटिकल रिलेटेड जितना भी मैथमेटिकल टर्म्स है उसको ये कंडीशंस को चेक करने का, जस्ट लाइक सपोज ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, ये क्या है, कंडीशन है। अर्थमेटिक ऑपरेटर योर बेसिक अर्थमेटिक, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मोड, ये सारा का सारा बेसिक अर्थमेटिक को ये सॉल्व करता है। अर्थमेटिक लॉजिक में क्या आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशंस, जितने कंडीशंस चेक हैं सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लॉजिक। इवन, एंड, और, नॉट, ये सिंबल्स भी यूज होता है। सो मीन्स कंडीशंस चेकिंग या सॉल्यूशंस के लिए मैथ्स का सारा एएलयू में। कंट्रोल यूनिट होल्ड दी सिस्टम्स, जो भी आप टाइप करते हो उसको होल्ड कर। मेमोरी का टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो अदर देन दिस प्राइमरी मेमोरी मीन्स रजिस्टर, सीपीयू हैज टू मेन पार्ट्स, सीयू एंड एएलयू। एएलयू परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया। मीन्स व्हाट एवर इंस्ट्रक्शंस यू हैव प्रोवाइडेड थ्रू द प्रोग्राम, that operations only will do the arithmetic logic unit. CU controls sequential instruction execution. Yes, sequential को follow करता है, interprets instruction and guides data flow through the computer's memory. फिर guide करने का भी काम करता है कंप्यूटर्स मेमोरी के पास भेजने के लिए। तो एक कंट्रोल यूनिट क्या करता है, होल्ड भी करता है। जैसे मैंने बताया कि के हमने टाइप किया, उसके बाद हम टाइप ही नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप हैं, तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली लिखा है। तो ये होल्डिंग करने का भी काम किसका है, सीयू का है। और ये सीक्वेंशियल, सपोज ए प्लस बी हमने लिखा, फिर ए माइनस बी लिखा, तो ये सीक्वेंस में सेंड करने का भी काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। सो सीपीयू इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू का कितने नाम हो गए, एक माइक्रो प्रोसेसर, अनदर प्रोसेसर, दूसरा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये 3 नेम हमने देखा। और एक आईसी में क्या है कि 1 और मोर माइक्रोचिप्स मिलके क्या बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये किस में लगा होता है, सीपीयू में ही होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर बोलिए या ब्रेन बोलिए, दैट इज द नेम ऑफ द सीपीयू। अभी आइए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करता है, आपका टाइप करने का काम करता है, फीड करने का काम करता है। डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू अ कंप्यूटर। आप सिग्नल्स के थ्रू डेटा को भेज रहे हो, किसमें, कंप्यूटर्स में, आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस। दिस डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म। इनपुट डेटा मीन्स व्हाट, योर लैंग्वेज टू machine language
मीन्स डिजिटल। आपके डेटा को किस में भेजा जा रहा है? डिजिटल। तो योर लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है डिजिटली। क्यों? मशीन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, सो दैट इज वाई told that convert input data into digital form that is acceptable by the computer system। आपका जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। ये किसका काम है? इनपुट डिवाइस का काम है। फिर सिस्टम्स को भेजा जा रहा है ताकि सिस्टम्स उसको समझ पा रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। व्हाई टच स्क्रीन? क्योंकि टच स्क्रीन के थ्रू आप लिखते हो। स्कैनर, स्कैनर में क्या होता है? हमने हार्ड कॉपी को डाला और ये हार्ड कॉपी क्या हो जा रहा है? सिस्टम के अंदर जाकर हमें सॉफ्ट कॉपी में डिस्प्ले हो रही है। तो जब ये सॉफ्ट कॉपी में जा रहा है, हार्ड टू सॉफ्ट कॉपी में, तब क्या हो रहा है? यहाँ जैसे हम सॉफ्ट कॉपी मीन सिस्टम के अंदर जाने की बात हो रही है। जहां सिस्टम के अंदर जाने की बात हो रही है तो क्या करेगा? मशीन में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको भेजेगा। सो दैट्स वाई स्कैनर। टच स्क्रीन, जिसमें हम जैसे मोबाइल में टच करके, तो ये भी मशीन है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क हो रहा है। तो इसी वजह से क्या है? ये भी तो मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा हमारा लैंग्वेज को। तो इसी वजह से यहां पर भी कोडिंग है। क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। स्पेशली डिजाइन्ड ब्रेली कीबोर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर। और एक कीबोर्ड है, क्या है? ब्रेली कीबोर्ड, जो ब्लाइंड पर्सन है, जिसको विजुअली दिखता नहीं है, वो लोग क्या, उन लोग की हेल्प के लिए ब्रेली कीबोर्ड बनाया गया है, जो कि डेटा को वो एंटर कर सकते हैं इसके थ्रू पे और वो सिस्टम में चला जाता है। बिसाइड वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस। यस, अभी हम क्या करते हैं? वॉइस के थ्रू पे गूगल में सर्च करते हैं कोई चीज। सो ये क्या है? वॉइस, वॉइस के थ्रू हम कर रहे हैं। सो वॉइस के थ्रू जब हम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? डिजिटल असिस्टेंट। यस, सो डेटा थ्रू वॉइस, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च, गूगल वॉइस सर्च टू सर्च दी वे। यस, जब आप क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो, वहां पे डिजिटल असिस्टेंट जो ये माइक जैसा बना होता है, इस माइक के थ्रू आप इसको ऑन करते हो और बोलते हो, तो ये जो आपका वॉइस है, वॉइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेक्स्ट में। यस, वॉइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेक्स्ट में। तो ये जब प्रोसेस हो रहा है वॉइस टू टेक्स्ट, इसमें भी क्या हो रहा है? मशीन को प्रोसेसिंग, यहां पर भी मशीन है, मशीन लैंग्वेज यूज की जा रही है जो कि प्रोसेस हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट। इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आर वॉइस। सो गूगल वॉइस सर्च क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैम। हमारा जो भी डेटा है, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेन मेमोरी में, जिसको क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? मेमोरी का 3 टाइप्स, फर्स्ट रजिस्टर, फिर कैशे, देन रैम। तो सबसे बड़ा रैम होता है, रैम में ही हमारा डेटा स्टोर होता है। टेम्पररी, सारे के सारे ये तीनों का तीनों मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट्स है, और सबके सब क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होता है। और अगर आपको परमानेंटली आपको डेटा को सेव करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, और जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो सिस्टम के अंदर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें से होता है पेन ड्राइव में आप यूज कर सकते हैं, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें हमारा डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी। Now come output device. The output device receive data from a computer system for display, physical production, etc. is called output device. Output device क्या करता है? रिसीव करता है। किससे? कंप्यूटर सिस्टम से। किस लिए? डिस्प्ले करने के लिए या फिजिकली प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए आपने प्रिंटर यूज किया है, तो फिजिकली उसको क्या करना है? उसको डिस्प्ले करना है, मीन्स हार्ड कॉपी निकालना, सॉफ्ट टू हार्ड कॉपी निकालना है। ठीक है, सॉफ्ट टू हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सिस्टम के अंदर था, सिस्टम के अंदर वाला आपको कहाँ मिल रहा है? बाहर मिल रहा है ना। तो ये क्या हो गया? फिजिकली जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये किसका काम है? आउटपुट डिवाइस का। सो आप बताइए, इनपुट डिवाइस क्या कर रहा था? जो हमारा लैंग्वेज है, योर लैंग्वेज
कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज मीन्स डिजिटल लैंग्वेज। तो अब ये जो डेटा है सॉफ्ट कॉपी मीन्स डिजिटल लैंग्वेज है। अब डिजिटल लैंग्वेज से उसको किसमें करना पड़ेगा, आर लैंग्वेज, ओके, योर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन्स एनालॉग में। और जब तक ये एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करेगा एज अ यूजर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मशीन लैंग्वेज वी नॉट अंडरस्टैंड। सो इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो भी लैंग्वेज में आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस फॉर्म में, उस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन, आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। ऐसा क्यों बोला गया है कि इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब एक बात बताइए, जैसे मैं अभी इंग्लिश में बोल रही हूँ प्लस हिंदी लैंग्वेज वॉइस, ऐसा मैंने हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश एंड हिंदी, अब मान ली की बात है मैंने इंग्लिश में ये डेटा इसी को मैंने प्रिंट करना है और ये अगर मशीन कोड में निकालेगा या हिंदी में निकालेगा तो क्या मुझे समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। अगर मैंने कन्नड़ा लिखा है, कन्नड़ा को उसने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दी तो क्या मुझे समझ आएगा, यूजर को समझ आएगा, नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जो फॉर्म में यूजर चाहता है उसी फॉर्म में आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। कौन, आउटपुट डिवाइस। तो ये एग्जांपल है आउटपुट का। कौन, मॉनिटर जो डिस्प्ले करने का काम करता है, प्रोजेक्टर इज आल्सो डिस्प्लेइंग, हेडफोन जिसके थ्रू हम गाना सुनते हैं, स्पीकर के थ्रू भी हम गाना सुनते हैं, प्रिंटर जहां से प्रिंट आउट निकलती है। सम आउटपुट डिवाइस आर शोन इन फिगर 1.3, यहां पे है देखिए 1.3 पे। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में एक्चुअली विजुअलाइज हो जाता है, एकदम आपको लगेगा रियल वाला, रियल इमेजिनरी इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। इवन 3D प्रिंटर जो है, आप यहाँ से कोई भी चीज प्रिंट अगर निकालते हैं तो आपको लगेगा बिल्कुल रियल है, एकदम रियल वाला इमेज आपको रिप्रेजेंट करके देगा। और एक है ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर। It is useful for a visually challenged person to understand the textual output generated by computers. ब्रेली कीबोर्ड हमने देखा था, जो ब्लाइंड पर्सन है वो डेटा को फिट कर सकते हैं, उसके थ्रू डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो उसी टाइप का ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर है जहां से वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आउटपुट डेटा को। A printer is the most commonly used device to get output in physical हार्ड कॉपी फॉर्म। सो प्रिंटर का वर्क क्या है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर आर इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। 3 टाइप्स का प्रिंटर है, इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स पहले यूज होता था, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है। इंकजेट एंड लेजरजेट ये दोनों का दोनों कलर प्रिंटर है। नाउअडेज देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर क्या है, इट इज यूज्ड टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिजाइन। ये 3D डिजाइन का जैसे ही है जो बिल्डअप करता है 3D प्रिंटर को। दिस प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, आप किसी आइटम्स का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोटोटाइप, आपको मॉडल अगर दिखाना है तो 3D प्रिंटर के थ्रू आउटपुट करके आप उसको दिखा सकते हो कस्टमर्स को कि भाई ये इसका रियल इमेज इस टाइप का बनेगा। जैसे कार का मॉडल आप इसमें शो कर सकते हैं, किसी मोबाइल का आप कर सकते हैं, तो उस टाइप का। सो देयर यूजेस इज आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स। यस, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है, जहां पे आपका जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको डिस्प्ले करा के देखा जाता है और दिखाया जाता है। सो दिस इज द आउटपुट डिवाइस। नाउ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम दिस सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइस हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक सिंपल कंप्यूटर से पावरफुल डेटा प्रोसेसर में जाना, बहुत सारा कंप्यूटिंग डिवाइस मीन्स जो प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सारे जो स्मॉल डिवाइस जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया गया है, सारा का सारा आया है मार्केट में एक शॉर्ट पीरियड में। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इज शोन थ्रू अ टाइमलाइन। ये एक टाइमलाइन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है फिगर 1.5 में।
जो अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले ये पैराग्राफ देख लेते हैं। द von Neumann architecture is shown as figure 1.4, this one. It consists of a central processing unit for processing arithmetic and logical instruction. von Neumann आर्किटेक्चर में क्या डिस्प्ले किया गया है? इसमें CPU है, CPU के साथ क्या है आपका एक CPU के अंदर में क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एंड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स and input and output device and communication channel to send and receive the output data. ये क्या है? चैनल है जिसके फ्लो ऑफ कंट्रोल, जहां पे मेरा डेटा फ्लो हो रहा है। इनपुट डिवाइस है, ये von Neumann आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर है जहां पे सीपीयू है, सीपीयू के साथ में मेमोरी को कनेक्ट किया गया है। और सीपीयू में कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे शॉर्ट में बताए गए। सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट दैट मींस योर प्राइमरी मेमोरी है, और एक क्या है एएलयू है। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और ये क्या है आज सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल, इसको कनेक्ट किया गया है। फिर आउटपुट डिवाइस के साथ में कनेक्ट किया गया है ताकि क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। मीन्स डेटा यहाँ से सेंडिंग हो रही है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फुल फॉर्म रिमेंबर दैट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करना, न्यूमेरिकल मीन्स न्यूमेरिकल डेटा के साथ वर्क करना, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो एसी इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के साथ में जो काम करता है, ठीक है, इंटीग्रेट करता है कंप्यूटर के साथ में। इट इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन von Neumann आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर सिस्टम्स कौन सा है, एनायक है, जो कि von Neumann आर्किटेक्चर के बेस्ड पर है। ड्यूरिंग द 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ complete CPU on a single chip called microprocessor। अब देखिए जो इतनी बड़ी CPU है, उस मीन्स प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर को 1970s में क्या नेम दिया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को क्या कर दिया गया, एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अभी देख लेते हैं टाइमलाइन, जो इवोल्यूशन है। देखिए सबसे पहले क्या आया है आपका अबकस, 500 BC में कौन है, अबकस आया है। तो अबकस का क्या काम था, कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। 3000 ईयर्स अगो ये बिल्ड किया गया है अबकस। इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली। ये एक ऐसी मशीन थी जो सिंपल कैलकुलेशन के लिए डेवलप किया गया था। किसको, अबकस को। अबकस में इस टाइप का रोड होते थे एंड इस रोड्स में बीट्स लगा हुआ होता था। इस बीट्स के थ्रू वो लोग क्या करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल कैलकुलेशन करते थे अबकस के थ्रू। अब 500 BC के बाद में आया 1642 में पास्कल ने, जो किसने इन्वेंट किया, ब्लेज पास्कल ने। इट इज ऑल्सो मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलाइन। तो ये पास्कलाइन का अनदर नेम क्या है, पास्कल कैलकुलेटर ऑल्सो, जो किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने। फॉर विच पर्पस, टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए पास्कलाइन कैलकुलेटर निकाला गया था। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मान ली की बात है मुझे 2 × 5 इक्वल टू रिजल्ट चाहिए, 2 × 5 इक्वल टू रिजल्ट चाहिए। नाउअडेज वेरी इजी, 2 × 5 = 10, हमको समझ आ गया। लेकिन इसको एडिशन के थ्रू क्या करेंगे, 2 को, ये एक नंबर है, यहाँ पे क्या है, टाइम्स है। सो 2 को कितने टाइम्स हम लिखेंगे, 5 टाइम्स, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ये हो गया, हमें रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट दिया ना। या फिर 5 + 5 हो गया 10, दोनों तरीके से हमारा आ जाएगा। उसी टाइप का जब हमको डिवीजन करना है, मान लेते हैं 10 / 2, कितना आंसर आना चाहिए, 5 आना चाहिए।
तो ये जो 10 है ये एक नंबर है, न्यूमरेटर क्या है, नंबर है, और ये क्या है, मेरा सेकंड नंबर है। तब तक हम माइनस करते रहेंगे जब तक 0 ना जाए। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। तो कितना टाइम्स हुआ, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो उसी टाइप का आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना होता था, तो रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू किया जाता था। किसमें, पास्कल लाइन में। ये कब आया था, 1642 में। उसके बाद 1834 में एनालिटिकल इंजन मशीन आई, जो किसने इन्वेंट की, चार्ल्स बेबिश। इट इज अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस for inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form the basic of modern computers. Yes, एक modern computers में क्या होता है, हम लोग input लेते हैं, वो process होता है, फिर store होता है, फिर display करते हैं। input, process, display as a output और store भी करते हैं। तो ये modern computer का जो फॉर्मेशन है ये कहाँ से आया है, एनालिटिकल इंजन से। तो ये कब आया था, 1834 में। नाउ 1890 में कौन आया, टेबुलेटिंग मशीन। हर्मन हॉलरिथ डिजाइन अ टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। अब जो डेटा स्टोर हो रहा है किसमें हो रहा है, आपका पंच कार्ड के थ्रू। पंच कार्ड में ये डॉट 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 होते हैं, यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाए। इट इज कंसिडर्ड बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग। मतलब ये फर्स्ट स्टेप्स है किधर, प्रोग्रामिंग की तरफ, टेबुलेटिंग मशीन के थ्रू। यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होता है कब, 1890 में। नाउ 1937 क्या है, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन ये एक पर्सन का नेम है, ट्यूरिंग मशीन। कॉन्सेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन दी पंच कार्ड। जो पंच कार्ड में हमारा डेटा स्टोर है उसको क्या किया जाए, आउटपुट, उसको सॉल्व किया जाए, उसको आउटपुट जनरेट किया जाए। तो ये किसने लाया, ट्यूरिंग मशीन ने। कब लाया, 1937 में। अब आइए 1945, कौन आया, एडवेक एंड एनायक। एनायक क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग, जो किसने लाया, जॉन वन न्यूमन ने। Concept of stored program computer which was capable of storing data as well as program। मतलब अभी तक हम काम तो कर रहे थे लेकिन डेटा स्टोर नहीं हो रहा था। पंच कार्ड में आपका डेटा स्टोर हो रहा था किसके थ्रू, टेबुलेटिंग मशीन में। टेबुलेटिंग मशीन में उसी को यहाँ पे क्या किया गया, 1937 में ट्यूरिंग मशीन में पंच कार्ड के थ्रू जो स्टोरेज डेटा है उसको मीन्स डेटा को फेच करके सॉल्व करने का काम किया जा रहा था। अब यहाँ पे 1945 में एडवेक एंड जो एनायक मशीन आई, जो कि जॉन वन न्यूमन ने उसको इंट्रोड्यूस किया। इसने क्या किया, आपको इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम है और जो डेटा है उसको इसके थ्रू, मेमोरी के थ्रू क्या किया गया, मेमोरी से डेटा को फेच करने के बाद में उसको एज अ आउटपुट जनरेट करना, जो कि एनायक के थ्रू हो रहा था। Advec and then ENIAC computers were developed based on this concept, प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से आ चुकी है 1945 में। अब आइए 1947, ट्रांजिस्टर। यहाँ से हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में फर्स्ट जनरेशन में कौन आता है, वैक्यूम ट्यूब आता है। सेकेंड में ट्रांजिस्टर है। थर्ड में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। सो ट्रांजिस्टर क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर। जो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू। ये किसने डेवलप किया गया है, वेल लैब्स में। ये जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ था, यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ये 1970 में जो थर्ड जनरेशन है, ये क्या है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। इट इज अ सिलिकॉन चिप व्हिच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। अब छोटे सी एरिया में ही हम क्या कर पा रहे थे, जो प्रोसेसर इतना बड़ा था, जो डेटा को स्टोर करने के लिए रखना पड़ रहा था, अब छोटे से चिप्स में कन्वर्ट हो गया है। The size of computer has drastically reduced because of IC. Yes,
अभी देखिए, अब नावाडेज जो लैपटॉप आ रहा है, पहले का लैपटॉप आप देखिएगा, जब पहली बार बहुत हैवी हैवी लैपटॉप आती थी, अभी का लैपटॉप आप देखिएगा बहुत ही लाइटर है। क्यों? क्योंकि चिप जो है, जो हमारा प्रोसेसर है और रैम है, ये सारा का सारा बहुत ही लाइट वेट में आना शुरू हो गया है एंड बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज भी ले रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो साइज है सिस्टम्स का वो चेंज हो गया है 1970s। अब आते हैं इधर पे, मूरेस लॉ। मूरेस लॉ प्रेडिक्टेड exponential growth in the number of transistor that could be assembled in a single microchip। जो मूरे है, मूरे ने क्या किया, जो बहुत सारा ट्रांजिस्टर था उसको क्या कर दिया, असेंबल किया एक सिंगल माइक्रोचिप में। इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बाय integrating around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration। सबसे पहले आईसी आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां पे क्या कर दिया गया, प्रोसेसर को एक चिप में कन्वर्ट किया गया, सारे प्रोसेस। उसके बाद में एक, इसी वजह से हमारा जो सिस्टम का साइज है बहुत ही छोटा हो गया। अब 1980s में क्या हो गया, आपका जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, स्मॉल साइज में उसको कन्वर्ट किया गया, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल to fabricate high density of transistor and other components, approx 106 components। देखो 106 components को on a single IC called super large scale integration। इसमें काम होते गया। अब क्या है, क्या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI। अभी के सिस्टम में जो लगा है वो SLSI लगा हुआ है 1.6, ये है 1.6। देखिए 1940s में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, देखिए प्रोसेसर आया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर चेंज होते होते ये सारा बताया गया है, ठीक है। एवरी 2 years में वो डबल हो रहा था, डबल होते। ये देखिए कोर i7, अभी तो हमको लगता है आपका कोर 11 है, तो ये जो है अभी यही वजह है कि हमारा सिस्टम्स बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है। IBM introduced its first personal computer PC for the home users in 1981 में। यहाँ पे आपको क्या समझ आया, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर मीन्स जो प्रोसेसर है उसको किस में कन्वर्ट किए हम लोग, आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। फिर इसमें से किस में आया आपका वेरी लार्ज स्केल, आईसी के बाद आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बाद कौन आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मीन्स स्मॉल, सारे जो कंपोनेंट्स है उसको और भी छोटा कॉम्पैक्ट किया गया। उसके बाद कौन आया, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारा आ गया है। सो 1981 में फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसने लाया, IBM ने। एप्पल इंट्रोड्यूस्ड मशीनटोस मशीन्स इन 1984 में, और एप्पल कंपनी कब इंट्रोड्यूस किया, 1984 में। The popularity of the PC surged by the introduction of GUI, Graphical User Interface। GUI के बेस पे PC को लाया गया। GUI based operating system by Microsoft and others in place of computers with only command line interface like Unix और DOS। देखिए PC 2 टाइप से आया, फर्स्ट GUI बेस्ड, अनदर क्या है आपका DOS बेस्ड। मीन्स ये क्या है, देखिए कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, आप एक ही कमांड एक टाइम में लिख सकते हो, ये इसका आउटपुट जनरेट करेगा, तब फिर उसके बाद में आउटपुट जनरेट के बाद मैं नेक्स्ट कमांड को लिख सकता हूँ, मीन्स 1 by 1। GUI में क्या होता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप एक साथ 2-3 टास्क काम कर सकते हो। अराउंड 1990s द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेव फर्दर एक्सेलरेटेड मास यूजेस of computers, and thereafter computers have become an indispensable part of everyday's life। So 1990s में क्या आया, वेव आया,
मीन्स www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। तो यहाँ पे देखिए 1940s में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में उसका जस्ट डबल, ये फर्स्ट है, उसका जस्ट डबल है ना 1950s 60s। ये देखिए ये सारा का सारा 20 आते आते क्या आ गया, कोर 7 आ गया। हाँ, कोर 7 आ गया। तो ये प्रोसेसर का नेम है ट्रांजिस्टर 4004, देन 8086, देन 286, 386, 486, 486, देन पेंटियम, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, देन कोर 2 डुयो, फिर कोर 1 2 लाइक दिस, देन आफ्टरवर्ड्स कोर i7। ये सारा का सारा प्रोसेसर का नेम है। Further, with the introduction of laptop, personal computing was made portable to a great extent. Portable means anywhere you can take it. This was followed by smartphones, tablets and other personal digital assistants. ये सारा का सारा किसके जैसा फॉलो करता है, स्मार्टफोन्स के जैसा, टैब के जैसा। These devices have leveraged that technological advancements in processor, miniaturization, faster memory, high speed data and connectivity mechanism। आप कनेक्ट कर सकते हो, फास्ट मेमोरी है, हाई स्पीड डेटा आप इसमें सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। मिनिचराइजेशन मीन्स साइज में मिनिमाइज हो गया है। तो ये सारा का सारा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गया है पर्सनल कंप्यूटर्स में। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड्स वेयरेबल गैजेट्स सच एज स्मार्ट वॉच, लेंस, हेडबैंड्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा। सो जो नेक्स्ट वेव था कंप्यूटर डिवाइस का वो क्या हो गया, वेयरेबल गैजेट, जैसे स्मार्ट वॉच है, डिजिटल वॉच जिसको हम लोग बोलते हैं, लेंसेस है, हैंडबैंड्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, सारा का सारा कैरी कर सकते हैं। फर्दर स्मार्ट अप्लायंस एज बिकम एज पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो स्मार्ट अप्लायंस है ये किस में आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल रिमोट के थ्रू एसी को ऑफ करना, रिमोट के थ्रू टीवी को ऑफ करना। लेकिन ऐसे तो आप बोलोगे कि मैम टीवी एंड एसी को तो हम लोग रिमोट से ही ऑफ करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप घर से बाहर हो और आपको याद है आपका टीवी ऑन रखा हुआ है ना, ऑन पड़ा है, तब आप क्या करोगे, अपने मोबाइल से अगर आप टीवी को ऑफ कर पा रहे हैं, एसी को अपना ऑफ कर पा रहे हैं या ऑन कर पा रहे हैं, जैसे आप 5 मिनट्स में आप घर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आपको एसी चाहिए तो आपने एसी को ऑन कर दिया ताकि रूम जो है कूल हो जाए। तो वो किस में आ जाएगा, आईओटी में आ जाएगा। मीन्स आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं। अभी देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अ कंप्यूटर मेमोरी नीड्स memory to store the data and instructions for processing. So एक कंप्यूटर सिस्टम को क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि डेटा को स्टोर करना है एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है फॉर प्रोसेसिंग। Whenever we talk about the memory of a computer system, usually talk about the main or primary memory. Yes, ठीक है। जब कभी भी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे होते हैं तो किसकी बात करते हैं, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। क्यों, क्योंकि डेटा हमारा यहीं से फैच होके, प्राइमरी मेमोरी से ही फैच होके कहाँ चला जाता है, आउटपुट में जाता है। आप सेकेंडरी मेमोरी से नहीं कर सकते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी का अनदर नेम क्या है, स्टोरेज डिवाइस, यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली। जब आप परमानेंटली किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पे सेव हो गया, आपका सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि सिस्टम के अंदर जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, एचडीडी में। फॉर फ्यूचर यूज, आप फ्यूचर मान लीजिए आप प्रोग्राम जैसे अभी मैं कोडिंग की और उस कोडिंग को हमने क्या किया, सेव करके रख दिया। सेव करने से क्या बेनिफिट्स है, हमको उस प्रोग्राम को बार बार जब भी हमको रन करना, बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो मेरा इसमें क्या हो गया, टाइम सेव हो गया, टाइम सेव हो गया, ठीक है। ओनली प्रोसेस, जब भी हम डेटा को फेच करेंगे, अब ये जो डेटा सेव है किसमें, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में। सो ये जब डेटा सेव है
अब हम ओपन करेंगे इस फाइल को। अब ओपन जब हम कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई उस फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद में वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से हमको आउटपुट जनरेट नहीं करके देगा, वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में, फिर तब जाके आउटपुट। तो यही बोला है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डेटा को सेव करने, फॉर फ्यूचर यूज। नाउ यूनिट्स ऑफ मेमोरी, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका बाइनरी नंबर्स को यूज करता है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर जो है वो है 0 and 1, बाइनरी, बाई मीन्स 2 मीन्स 2 नंबर्स ओनली विल एक्सेप्ट। तो कौन सी नंबर, 0 and 1, ये 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 and 1, तो इसी वजह से 2 नंबर। इसी वजह से बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, बाई मीन्स 2, बेस इज 2, और 2 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए स्टार्ट होता है 0 and 1, 2 नंबर्स। जो बाइनरी डिजिट्स होता है 0 and 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी, आर कॉल्ड बिट्स। जो ये 0 and 1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। यस, अगर हमने के लिखा, इस के को ये 0 1 का कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, ग्रुप किया जाता है। एक सिंगल डिजिट से आपका 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो जो सिंगल डिजिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। अब ये जब ग्रुप ऑफ बिट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं या फिर निबल बोलते हैं। अगर 8 बिट्स है, 8 बिट्स है तब क्या बनता है, 1 बाइट बनती है। और अगर 4 बिट्स है तो 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। अच्छा, ये 1 कैरेक्टर है, जस्ट लाइक हमने के लिखा, 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1 बाइट। सो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो इसका मतलब जो मेरा डेटा है, ये जो के है, के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हमें डेटा चाहिए। A 4-bit words called nibble. Example of nibble are this: 1001, 1010, 0010, etc. A 2 nibble word means 2 nibbles मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्यों? क्योंकि 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, मैंने बताया। 1 कैरेक्टर, 1 वर्ड मीन्स हियर इज टॉकिंग अबाउट 1 कैरेक्टर। ओके, तो ये जो 1 कैरेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये 8 बिट्स कैसे होगा, 4 + 4, इसी वजह से 2 निबल्स चाहिए होती है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 8 बिट्स वर्ड इज कॉल्ड अ बाइट। जो 8 बिट्स का वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। Like any other standard unit, bytes are grouped together to make bigger chunk or units of memory. तो बाइट के जैसे ही हमारा क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है बिगर चंक्स का, मीन्स और यूनिट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी या बिगर चंक्स बोलते हैं। ग्रुपिंग, जैसे एक ग्रुप है 8 बिट्स का, तो जब एक ग्रुप है 8 बिट्स का, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8 बिट्स वाला को ग्रुप को 1 बाइट बोलते हैं, और 4 बिट्स वाला को क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। तो उसी टाइप का जब हमको बहुत बड़ा वाला ग्रुप लेना है, दिस इज कॉल्ड बिगर चंक। ठीक है, ये है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिगर चंक बोलते हैं। बहुत बड़ा, अगर बड़ा वाला ग्रुप लेंगे उसको बिगर चंक बोलेंगे या फिर यूनिट्स ऑफ मेमोरी बोलेंगे। 1.1 shows different measurement units of digital data stored in computer memories. यहाँ पे बताया गया 1.1 measurement units of digital data कैसे मेजर किया जाता है। सो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, 0 1 ये क्या होता है, बीट होता है। उसके बाद क्या आता है, 4 बिट्स, 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 निबल। फिर होता है 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट। अब यहाँ पे उसके बाद आएगा 8 बिट्स को डायरेक्टली 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। केबी, बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट के बाद मेगा बाइट, देन जीगा बाइट, देन टेरा बाइट। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी यूनिट्स। फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ये है।
तो किलोबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 2 पावर 10 बाइट। ये क्या है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। सो 1 किलोबाइट इक्वल टू 2 पावर 10 बाइट्स। तो मतलब यहाँ क्या हो सकता है, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इक्वल टू 2 पावर 20 बाइट। किसमें, 1 मेगाबाइट। ये सारा का सारा 2 का पावर 10 के फॉर्म में ही है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, मीन्स उसका प्रीवियस वाला चाहोगे तो आपको 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, देन 1 पीटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पीटाबाइट, then 1 zettabyte equal to 1024 exabyte, then 1 yottabyte equal to 1024 zettabyte. So this is the maximum one YB, and which one is minimum? This is byte, 1 byte or 8 bits. Now we will see types of memory. Types of memory I already taught, then now we will do more. ठीक है, मैंने क्या बताया टाइप्स ऑफ मेमोरी में? फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में हमारा कौन कौन सा पार्ट है? 3 पार्ट से क्या क्या? रजिस्टर, कैशे, देन रैम। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ मेमोरी है 2 टाइप्स। अब ये प्राइमरी मेमोरी के ऊपर 2 यहाँ पे होगा मेमोरी। मेमोरी में एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कौन है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का 3 पार्ट्स है। प्राइमरी मेमोरी का अनदर नेम क्या है? मेन मेमोरी। Human beings memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision or take some action. Yes, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बहुत सारा चीज़ें मेमोरी में रखते हैं लाइफ टाइम के लिए, और उसको हम लोग रिकॉल करते हैं कहाँ से? मेमोरी से, ताकि हम डिसीजन ले सकें या फिर हम कोई एक्शन ले सकें। However, we cannot rely on our memory completely. So we make notes and store important data and information using other medium such as notebook, manual, journal, document, etc. अब सारी चीजें तो हम लोग ब्रेन में रख नहीं सकते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब कुछ रख नहीं सकते मेमोरी में कंप्लीटली। कुछ हम भूल भी जाते हैं, ताकि हम ना भूलें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक जब किसी के घर में शादी होती है तो आप क्या करते हो? एक लिस्ट बनाते हो। इस लिस्ट में क्या होता है कि कौन कौन सा सामान परचेस करना है, पूरा लिस्ट बनाया जाता है। क्या क्या सामान खरीदना है, उस चीज़ का कितना बजट लगेगा और कितना सामान आया। एवरीडे कुछ ना कुछ आता है तो फिर टिक किया जाता है कि नहीं ये सामान आ चुका है, इसका एक लिस्ट बनता है। फिर दूसरा का लिस्ट बनता है। तो ये एक लिस्ट हम लोग क्या करते हैं? नोटबुक के थ्रू, या फिर आपका जो ग्रोसरी आता है वो भी एक लिस्ट के थ्रू ही आती है। तो एवरी मंथ आप कितना एक्सपेंड करें उससे हमें पता चल जाता है। उसी टाइप का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग कस्टमर्स की, तो अपने अलग अलग ये पे वो लोग रखते हैं। जैसे बिजनेसमैन वो क्या करते हैं? रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम नोटबुक के थ्रू, मैनुअली, जर्नल, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ताकि लॉन्ग टर्म उसको हम याद रख पाए। मीन्स उसको जैसे हम ओपन करें, हम भूल गए, जैसे हम ओपन करें तो हम देख लिए। अब जैसे लेसन्स को ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन मूवी याद हो जाती है। 3 आवर्स का मूवी देख के आपको बहुत दिनों तक वो याद रहती है ना। लेकिन टीचर्स इधर पढ़ा रही है एवरी डे, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। ये आप लाइटली देखते हैं, फोकस होकर के देखते हैं। यहाँ पर फोकस तो है, लेकिन एवरी सब्जेक्ट का फोकस करते करते अब सारा डेटा जब मिक्सअप हो जाता है तो स्टूडेंट जो है भूल जाता है। तब हम क्या करते हैं? नोट्स बना के रखते हैं, और उस नोट से हम देखते हैं। क्योंकि टीचर तो एवरीडे एक ही टॉपिक पढ़ाएगी नहीं, रिवीजन एक ही बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 2 बार। आप रिवीजन कैसे करोगे? थ्रू योर नोट्स। तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, एवरी स्टूडेंट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, वो अपने ब्रेन के हिसाब से उसको उस नोटबुक में लिखेगा। सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब कंप्यूटर्स तो ह्यूमन बीइंग है नहीं और नॉन लिविंग बीइंग्स है, वो कैसे याद रखेगा? तो इसीलिए उसको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, 2 टाइप्स। अभी देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल, मीन्स
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन पार्ट है। प्रोग्राम एंड डेटा लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, जो प्रोग्राम है मीन्स जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सिस्टम्स को, या फिर जो डेटा है वो लोड होता है किसके थ्रू, प्राइमरी मेमोरी में। द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस। यस, जो सीपीयू होता है डायरेक्टली आपका इंटरेक्ट होता है प्राइमरी मेमोरी के साथ में, जो कि रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। इट इज ऑफ टू टाइप, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, एंड रीड ओनली मेमोरी जो हम लोग ओनली रीड कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेटा को टाइप नहीं कर सकते हैं। अब रीड ओनली मेमोरी कौन सा है, सारे सॉफ्टवेयर है रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे जो उसका मेनू है, मानने की बात है मैं एमएस वर्ड हमने ओपन किया। अब एमएस वर्ड को जब हम ओपन किए, यहाँ पर है फाइल मेनू, यहाँ पर है एडिट मेनू, तो ये जो मेनू है कैन वी चेंज, फाइल से हम उसको लिख दिए माई फाइल, ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किस में है, रोम में है। और रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी देरी के लिए रहता है, जैसे आपका सिस्टम ऑफ डेटा डिलीट मीन्स टेम्पररी यूज, दैट इज एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाई टू द कंप्यूटर, जब तक आपका पावर सप्लाई हो रहा सिस्टम के अंदर में, इट रिटर्न्स द डेटा इन इट, तब तक ही डेटा उसमें रहता है। बट एज सून एज द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट, क्या हो जाता है, आउट हो जाता है मीन्स डिलीट हो जाता है। जैसे ही आपका पावर सप्लाई सिस्टम के अंदर रहता है, तब तक आपका क्या रहता है, आपका सिस्टम में वो डेटा रहता है रैम के अंदर। जहां आपका पावर सप्लाई ऑफ मीन्स आपका उसमें जैसे लैपटॉप में आपका बैटरी फुल है तो तब तक आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है, जहां बैटरी डाउन चला गया आपका सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, रैम पूरा डिलीट हो गया। तो वही बोल रहा था, कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, जब भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो सारा का सारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में। Whenever the computer is started of a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं तो जो प्रोग्राम है एंड डेटा है लोड होता है किसमें, रैम में, फॉर प्रोसेसिंग के लिए। RAM is usually referred to as main memory and it is faster than secondary memory or storage device. Yes, ये faster होता है किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में डेटा होता है, यहीं से डेटा फेच करना है और आउटपुट जनरेट करनी है, तो इसी वजह से ये फास्टर होता है। और सेकेंडरी मेमोरी वाला क्यों स्लो होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ेगा, फिर प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट जनरेट होगा। यही वजह है कि सेकेंडरी मेमोरी से आउटपुट जनरेट करने में टाइम लगता है। ऑन दी अदर हैंड रोम इज नॉन वोलाटाइल, रोम कैसा है, नॉन वोलाटाइल मीन्स परमानेंटली, इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन द पावर इज टर्न ऑफ। अगर पावर आपका ऑफ हो जाता है तब भी इसका जो कंटेंट है वो आपका डिलीट नहीं होता है, मीन्स लॉस्ट नहीं होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में क्या है, फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, उसी टाइप का बहुत सारा मेनू, फॉर्मेट मेनू है। तो ये जो ऑप्शंस है अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है तो ये क्या जो मेनू है ये भी डिलीट हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, नहीं, ये सारा का सारा डेटा रहता है। इसके अंदर जो हम लोग कंटेंट लिखते हैं, यूजर का जो कंटेंट है ये डिलीट हो जाता है। तो वो कौन सा है, रोम। इट इज यूज्ड एज स्मॉल बट faster permanent storage for the content which are rarely changed. ये rarely ही चेंज होता है और ये परमानेंटली स्टोरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज स्टोर्ड इन अ रोम। जो बूट लोडर है, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम को तो वो जो बूट लोडर है वो किसमें कोडेड है, रोम में, क्योंकि उसका डेटा हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप का मैं आपको बता रही हूँ, आपका
आप देखिएगा अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, सीपीयू में है एनआईसी कार्ड, जहां पे हम लोग इंटरनेट का केबल को कनेक्ट करते हैं, ये भी क्या है, कोडेड है। ये इसका जो कोडिंग लैंग्वेज है ये चेंज तो कभी नहीं होगा। चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो जो भी बूट लोडर है, स्टार्टअप प्रोग्राम, ये आपका चेंज नहीं होता है। तो ये कहाँ रहता है, रोम में होता है। जब भी हम लोग लोड करते हैं तो रैम के थ्रू वो आता है। अब ये कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है कैशे मेमोरी। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। रैम क्या है, फास्टर है, किससे, सेकेंडरी स्टोरेज से, बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से ये फास्ट नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है कौन, रैम। लेकिन रैम फास्टर नहीं है किससे, सीपीयू से, मीन्स प्रोसेसर से। सो बिकॉज ऑफ रैम आप सीपीयू मे हैव टू स्लो डाउन, क्योंकि रैम उतना फास्ट नहीं है। और सीपीयू को हमेशा क्या, हमको प्रोसेस डेटा देना है, और अगर आप डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रैम उसको उतना दे ही नहीं दे पा रहा है, रैम उसको वर्क नहीं दे पा रहा है, तो सीपीयू को तो स्लो होना ही है। सीपीयू स्लो ना हो तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, कैशे। टू स्पीड अप द ऑपरेशन of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as cache. CPU एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या आ गया, कैशे लगा दिए, ताकि दोनों के स्पीड को बैलेंस किया जा सके। मीन्स कैशे में डेटा रहेगा तो कैशे से क्या करेगा, सीपीयू में, यहाँ पर रैम है मीन्स प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे कैशे है, और यहाँ पे आपका क्या है, प्रोसेसर है मीन्स सीपीयू है। अब क्या करेगा, जो सीपीयू है कैशे से डेटा को लेगा, तो कैशे तो लिमिटेड। अब कैशे से पहले भी और क्या रहता है, रजिस्टर रहता है, मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर के थ्रू आ रहा है, फिर रजिस्टर से कैशे में, फिर उसके बाद रैम में। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, सीपीयू का जो वर्किंग स्पीड है उसको बैलेंस किया जा सके। It stores the copies of the data from frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access data from primary memory. ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। When the CPU needs to access memory, जब भी CPU को मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है, CPU needs to access memory at first examines in cache। तो सबसे पहले कहाँ चला जाता है, कैशे में जाता है। In case the requirement is met, it is read from the cache, otherwise the primary memory is accessed। तो सबसे पहले CPU कहाँ चेक करता है, कैशे में। कैशे में डेटा मिला तो ठीक है, और नहीं मिला, कैशे में पहले चेक करेगा कौन, CPU। और यहाँ से अगर डेटा मिला तो ठीक है, फिर वो रीड करेगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर कहाँ चला जाएगा, रैम में मीन्स प्राइमरी मेमोरी में। फिर यहाँ से डेटा एक्सेस करके कैशे में आएगा, कैसे से यहाँ पे और एक चीज को नहीं बताएगा, रजिस्टर में आता है, फिर रजिस्टर से सीपीयू में जाता है। तो ये चीज है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैशे। यहाँ पे एक लाइन बोली, इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डेटा। ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, कॉपीज ऑफ द डेटा, मतलब डेटा को कॉपीज करके फ्रॉम फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। प्राइमरी मेमोरी से, यहाँ से रैम से वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली डेटा को एक्सेस करता है, फिर यहाँ पे लाता है, फिर तब जाके सीपीयू को देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, ये फ्रीक्वेंटली ये यहाँ पे जाता है, फिर लाता है, फिर तब जाकर के इसको एक्सेस कर पाता, एक्सेस देता है सीपीयू को। अभी देखते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। तो कैशे का क्या वर्क है, कैशे का वर्क है, कैशे का क्या वर्क है, प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम से डेटा को लेना, कैशे में स्टोर करना, उसके बाद किसको सेंड करना, प्रोसेसर को सेंड करना। और ये फ्रीक्वेंटली होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो एक्सेसिंग टाइम है सीपीयू का वो लेस हो जाती है, reducing the average time to require to access data from primary। yes, ये reduce हो जाता है एवरेज टाइम, किसका, accessing data का।
अभी देखते हैं, चलिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी व्हाई we will use because primary memory has limited storage capacity and is either volatile RAM और read only memory, है ना। ये लिमिटेड, क्योंकि मैंने क्या बताया, रजिस्टर का, रजिस्टर लिमिटेड डेटा को ही उसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है, कैशे का भी लिमिटेड स्टोरेज होती है, रैम का भी। रैम जब आप खरीदने जाते हैं ना सिस्टम, तब आपको बोलेगा कितना आपको रैम चाहिए, ठीक है। रैम 8 GB की आती है, 8 GB रैम आती है। तो ये रैम जितना फास्ट होगा अकॉर्डिंग टू दैट हमारा प्रोसेसर उतना फास्ट होता है उसके बेसिस, क्योंकि उतना डेटा स्टोर कर सकता है एट अ टाइम। तो यही वजह है कि जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है, यही रीज़न है। और ऊपर से वोलाटाइल है, टेम्पररी स्टोरेज है, या फिर रीड ओनली मेमोरी है। यही वजह से हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी जो परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सके, ताकि हमको बार बार टाइप ना करना पड़े। दस अ कंप्यूटर सिस्टम नीड एक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का अनदर नेम क्या है, एक्सिलरी मींस एक्स्ट्रा मेमोरी, टू परमानेंटली स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर यूज। यस, ताकि डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सके फ्यूचर यूज के लिए। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड हैज लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल है, मीन्स डेटा आपका परमानेंटली सेव रहेगा, ये लॉस नहीं होगा अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी। और इट इज स्लोअर एंड चीपर देन मेन मेमोरी। यस, ये स्लो वर्क करता है, किससे, प्राइमरी मेमोरी से, और चीपर है, मीन्स कॉस्ट वाइज भी ये लेस है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। यस, ये मैंने आप लोग को बताया है, ये एक्सेस डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं सीपीयू से। जब भी आपको ओपन करना है फाइल को, तो जब भी आप ओपन करते हैं फाइल को, जैसे ही आपने यहाँ से इनपुट कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ओपन दी फाइल। जैसे ही आपने ओपन दी फाइल बोला, तो क्या करेगा, ये जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, सबसे पहले चेक करता है रजिस्टर में वो फाइल है क्या। अगर उसको यहाँ से फाइल मिला, इमीडिएटली वो आउटपुट कर देगा, मीन्स डिस्प्ले करेगा। अगर नहीं मिलता तब कैशे में चेक करता है, कैशे में नहीं मिला तब आप कहाँ चला जाता है, रैम में। रैम में वो चेक करता है, ठीक है। रैम में भी नहीं मिलता है तब वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली डेटा फेच करके यहाँ नहीं आ सकता, आउटपुट नहीं जनरेट कर सकता। तो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आएगा, रैम में आएगा, रैम से कैशे में आएगा, फिर रजिस्टर में आएगा, तब जाके आपका आउटपुट जनरेट होता है। यही चीज यहाँ पे बोला है, कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट थ्रू इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू एक्सेस। मीन्स सबसे पहले आपको सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में, तब जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि सिस्टम के अंदर होता है, सीडी और डीवीडी, मेमोरी कार्ड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, और फ्लैश कार्ड। यहाँ देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, अभी हार्ड डिस्क के जगह पे एसएसडी आ गया है। ये टैप ड्राइव है, सब पहले यूज होता था। यहाँ पे देखिए मेमोरी कार्ड है, हाँ मेमोरी कार्ड भी यूज करते हैं। ये है पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जो सीपीयू के अंदर रहता है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थोड़ा देखने में डिफरेंट होता है। डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। डेटा को आप कैप्चर कैसे करते हो, उसको स्टोर कैसे करते हो, या फिर रिट्रीव कैसे करते हो। टू प्रोसेस द डेटा, जब भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, वी नीड टू फर्स्ट इनपुट। यस, पहले हमको डेटा को इनपुट करना पड़ेगा या फिर कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर मतलब कहीं से डेटा को लेना पड़ेगा। दिस इज फॉलोड बाय स्टोरेज। इसका मतलब अगर आपने उसको स्टोर किया होगा तब डेटा को आप फेच करेंगे, और अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है तब आपको इनपुट करना पड़ेगा। हाँ, इट्स स्टोरेज इन अ फाइल और अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। आप उस, अगर आपने फर्स्ट टाइम इनपुट किया तो आप उसको सेव करोगे किसके फॉर्म में, फाइल में या फिर डेटाबेस में। डेटाबेस में जब सेव करोगे ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। व्हेनेवर डेटा इज टू बी प्रोसेस, जब भी आप डेटा को प्रोसेस करते हो, इट इज फर्स्ट रिट्रीव फ्रॉम द फाइल। अगर आपने सेव किया है तो पहले क्या होगा, वो रिट्रीव करेगा कहाँ से, फाइल से या फिर डेटाबेस से, सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शंस ऑन इट, ताकि उसके बाद में उसको एक्शन लिया जा सके। मीन्स जो भी अगर आपने प्रोग्राम को सेव किया है और उसका, तो उसका क्या हो जाएगा, आउटपुट जनरेट होगा।
अगर आपने डेटाबेस में, अगर आपने किसी टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया है तो वो टेबल को फैच करके डिस्प्ले करेगा। तो डिपेंड्स ऑन योर फाइल, उस टाइप को एक्सेस करके देखो, उस टाइप को एक्शन लेगा, इसीलिए यहाँ पे बोला है एक्शन वर्ड। नाउ डेटा को कैप्चर कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म। हम डेटा को गैदर करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस से इन द डिजिटल फॉर्म। सो किस टाइप का डेटा में भी कैप्चर्ड नहीं होता, ए होगा ये CA, कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड बार कोड रीडर्स। एक बार कोड रीडर्स है जिसके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। यूज्ड एट शॉपिंग आउटलेट्स एज सोन। शॉपिंग आउट, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तब ये देखिए, ये है बार कोड, है ना, ये है बार कोड। बार कोड में क्या होता है, ये बार कोड रीडर है जिसके थ्रू वो क्लिक करता है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन कैप्चर हो जाता है इसमें और सिस्टम के थ्रू बता देता है कि ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, आपका बार कोड रीडर। रिमोट सेंसर, दिस इज रिमोट सेंसर ऑन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एक्सेट्रा। ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए रिमोट है, सेंसर्स है जो रिमोट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। कमेंट्स, पॉट्स ओवर मल्टीपल सोशल मीडिया आर ऑल्सो कैप्चर्ड एज डेटा। यस, जो आप कमेंट लिखते हैं सोशल मीडिया में, या फिर जो हम लोग पोर्ट यूज करते हैं, मीन्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए पोर्ट नंबर होता है, वो पोर्ट जब यूज करते हो सोशल मीडिया पे, ये सारा का सारा कैप्चर होता है एज अ डेटा। समटाइम्स heterogeneity among data sources makes data capturing as complex task. Yes, sometimes ये क्या होता है, इतना बिग डेटा होता है जिसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है डेटा को कैप्चर करना। तो ये हो गया हाउ टू कैप्चर दी डेटा डिजिटल फॉर्मेट में। क्योंकि ये बारकोड रीडर है, जो हमें लाइन दिख रही है वो मशीन में कन्वर्ट होगा एज अ मशीन लैंग्वेज, इसीलिए उसको डिजिटल कोड में कन्वर्ट करना। अब डेटा को स्टोर कैसे करते हो? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। आप कैप्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हमने बार कोड लगाया और उस बार कोड को हमने क्या किया, कैप्चर कर दिया, वहाँ पे सारे आइटम से रिलेटेड जो भी उसका है उसको हमने ऐड करके रख दिया। फिर हमने क्या किया, जब कोई कस्टमर्स उसको खरीदने आया तब हम उसको देख, उसके बाद में ये डिटेल्स यहाँ पे फिल होगा, तभी तो बारकोड में उसको फेच होगा, उस बारकोड के थ्रू फेच हुआ, फिर हमने उसको क्या कर दिया, प्रोसेस किया। ये बोला है प्रोसेसिंग लेटर। सो नाउअडेज डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई रेट। यस, अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डेटा प्रोड्यूस हो रही है एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। सो अब डेटा स्टोरेज जो हो गया बहुत ही बिग प्रॉब्लम हो गया है। However, the decrease in the cost of digital storage device has helped in simplifying these tasks. तो अब क्या है आपका कॉस्ट जो है डिजिटल स्टोरेज डिवाइस का वो लो हो गया है, जिसकी वजह से टास्क करना इजी हो गया। मीन्स बहुत सारे टास्क को हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, मीन्स डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारा न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है मार्केट में। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। यस, डेटा जो हम रखते हैं वो क्या है, इंक्रीज होते ही जा रहा है टाइम बाय टाइम। Hence the storage device also required to be upgraded periodically. तो यही वजह है कि जो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है उसको भी हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। In large organizations, computers with larger and faster storage called data server. Yes, जो बिग कंपनीज होती है वहाँ पे क्या होता है, डेटा सर्वर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, एज डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। क्योंकि एवरीडे वहाँ पे डेटा को रखा जा रहा है, एवरीडे वहाँ पे डेटा के साथ में वर्क किया जा रहा है, तो इसी वजह से उस लार्ज डेटा को कहाँ स्टोर कर, क्योंकि सारा का सारा ही डेटा इंपॉर्टेंट है, तो वो सर्वर में, उसका नाम क्या है, डेटा सर्वर। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा इफिशिएंटली। और ये क्या करता है, प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। However, the cost, both hardware and software, are setting off a data server as well as its maintenance is high, especially for small organization and startup.
जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनीज है या जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए डेटा सर्वर को मेंटेन करना बहुत ही हाई है, मीन्स कॉस्ट आपको ज़्यादा लग जाएगा। डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, मीन्स डेटा को फेच कैसे करते हो। इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। आप स्टोरेज डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बेसिस पे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। एज डेटाबेस ग्रो, जैसे जैसे डेटाबेस हमारा ग्रो होता है, द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे हमारा डेटा क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब डेटाबेस में वहाँ से डेटा को सर्च करना फिर रिट्रीव करना मीन्स फेच करना, ये एक एक्यूरेट टाइम पे, एक्सेप्टेबल टाइम पे ये भी बढ़ गया है। मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है कि डेटा को फास्टर वे पे कैसे प्रोसेस किया जाए और जल्दी से जल्दी हमें आउटपुट जनरेट हो। तो मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम, अब हम क्या कर दिया, डेटा एक्सेस टाइम को हमने मिनिमाइज कर दिया जिससे जो है हमें फास्टर आउटपुट मिले। अब डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, डेटा डिलीशन मीन्स अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो आप उसको रिकवरी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ देखिए। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विथ डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। ठीक है, ये बिगेस्ट थ्रेट है क्या, डिलीशन। द स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शन और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ द स्टोर्ड डेटा। कभी कभी क्या हो जाता है, जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, तब हमको क्या हो जाता है, वो हमको तो डेटा मिलेगा नहीं। यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। कभी कभी एक्सीडेंटली आप कुछ और डिलीट करते हो तो उसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो जाता है। और हैकर और मालवेयर कैन डिलीट दी डिजिटल डेटा इंटेंशनली। आपने तो एक्सीडेंटली किया, लेकिन जो हैकर होता है, जो मालवेयर वायरस होता है, ये लोग क्या करता है, इंटेंशनली आपका डेटा को डिलीट कर देता है, डिजिटल डेटा डिलीट कर। तो डिलीटिंग डिजिटली स्टोरेड डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल। देखिए, डिजिटल डेटा को इंटेंशनली डिलीट करना मतलब क्या है, जो हमारा डेटा होता है वो 8 बिट्स में रहता है। 1 कैरेक्टर मीन्स 1 वर्ड इक्वल टू 8 बिट्स हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में 1 वर्ड बोलते हैं, एक्चुअली ये होता है 1 कैरेक्टर। तो जो 8 बिट्स है, मान लीजिए तो 10110011 ये है। अब इस डेटा को अगर हमने चेंज कर दिया 1 से 0, तो ये जो पूरा वर्ड है उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। तो डिजिटली अगर हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो वो किस लेवल में डिलीट होता है, बिट लेवल में उसको चेंज करना होता है, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। Therefore, when any data is simply deleted, its address entry is marked as free. तो जैसे आप डेटा को डिलीट करते हो तो उस देखिए हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर किस में होता है, मेमोरी में। तो मेमोरी में एज अ एड्रेस, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, मैं हमेशा बच्चों को यही एग्जांपल देती हूँ। होटल में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक रूम जो है तो ये जो होटल में हम लोग रूम लेते हैं तो रूम में क्या होता है ना, एक रूम नंबर स्लॉट किया जाता है ना, अलॉट की जाती है, ये रूम नंबर में ही हम लोग रहते हैं। तो जब हम यहाँ से आ जाते हैं, मीन्स आप इस रूम को आप खाली कर दिए, ठीक है, तब क्या किया जाता है, इस रूम में किसी और को दे दिया, मतलब आपका जो एड्रेस है, जो आपका सामान है यहाँ से डिलीट हुआ ना, तो वही बोला जा रहा है कि जब हम सिंपली डेटा को डिलीट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो एड्रेस है वो फ्री कर दी जाती है। दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर। तो यूजर को क्या डिस्प्ले किया जाता है, एज अ एम्प्टी, विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। लेकिन उसको डेटा को डिलीट नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसका मेमोरी को फ्री करते हैं। In case data gets deleted accidentally or corrupted, अगर डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो गया या फिर करप्ट हो गया, मीन्स क्रैश हो गया, सो देयर अराइज अ नीड टू रिकवर द डेटा। तब आपको क्या चाहिए, उस डेटा को रिकवर करना है। तो रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस
marked as deleted have not been overwritten by some other data. उस डेटा को रिकवरी हम तभी कर सकते हैं अगर हमने वो जो डिलीटेड डेटा है अगर हमने उसमें ओवरराइट नहीं किया है। दैट मीन्स हैकर ने अगर उस डिजिटल डेटा को चेंज नहीं किया, जैसे मैंने अभी बताया 8 बिट्स की डेटा अगर आपने एक बिट भी चेंज कर दी मतलब वो डेटा का मीनिंग ही चेंज हो गया, वो दूसरा कैरेक्टर को तो ओवर रिटन अगर हमने नहीं किया, ओवरराइट नहीं किया है, तभी वो डेटा रिकवरी किया जा सकता है। डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा रिकवरी क्या है? ये एक प्रोसेस है फैचिंग दी डिलीटेड डेटा, क्राइसिस डेटा या फिर जो डेटा आपका लॉस्ट हो गया है, कहां से? सेकेंडरी मेमोरी से। There are usually two security concerns associated with the data. Two security concerns हैं जो डेटा के साथ में होता है। One is its deletion by some unauthorized person or software. एक जो है जो आपका डेटा को डिलीट करता है अनऑथराइज्ड पर्सन्स या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। These concerns can be avoided by limiting access to the computer system and using password for user accounts एंड फाइल्स। इसको आप अवॉइड कर सकते हो कब? जब आप पासवर्ड किसी फाइल के अंदर पे आप रखते हैं एंड वेरेवर पॉसिबल आप उसको पासवर्ड के थ्रू ही ओपन करो। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग फाइल्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर अनवांटेड मॉडिफिकेशन। आप उसको एनक्रिप्ट करके भी रख सकते हो, मीन्स कोडेड में रख सकते हो, ताकि क्या हो जाएगा जो अनवांटेड मॉडिफिकेशन है वो नहीं हो सकती। मीन्स अगर किसी को वो अनऑथराइज्ड पर्सन मीन्स हैकर या क्रैकर को मिल जाए ये सॉफ्टवेयर जो चेंज करना चाहिए वो नहीं चेंज कर सकता, वो मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी अनक्रिप्टेड डेटा है। वो कैसे चेंज करेगा? उसको पता ही नहीं है क्या डेटा है। द अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। अब अनवांटेड रिकवरी ऑफ द डेटा आप कैसे कर सकते हैं? बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स और सॉफ्टवेयर से। मेनी अ टाइम्स वी डिस्कार्ड आवर ओल्ड ब्रोकन और माल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट डेटा। कभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ओल्ड डिवाइस है जो हमारा वर्क नहीं कर रहा या ब्रोकन हो गया है, ठीक है, तो वैसे डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं? विदाउट डिलीटिंग द डेटा, है ना, उसको दे देते हैं। So we assume that the contents of deleted files are permanently removed. हम लोग क्या सोचते हैं? जो हमने डिलीट किया contents of the deleted files वो removed हो गया permanently. However, if these storage device fall into the hands of mischief mongers, और अगर यही डिवाइस किसी mischief mongers के पास चला जाए, they can easily recover data from such device. और क्या कर सकते हैं? इसी डिवाइस से डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। These poses a threat to a data confidentially. और ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा, तो जाके वो लोग क्या कर सकते हैं? थ्रेट करेंगे। दिस कंसर्न्स कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और शेयर डेटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस। तो ये आप कंसर्न कर सकते हैं जब भी आप डिलीट करें या फिर शेयर करें दिस डेटा को, मतलब बिफोर डिस्पोजिंग, आप डिस्पोज करने से पहले आप उसको प्रॉपर टूल से आप डिलीट करें, प्रॉपर टूल से डिलीट करें, उसके बाद ही आप किसी को दें। मिटिगेट मीन्स टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। तो दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड मीन्स टू रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग प्रॉपर टूल। आप प्रॉपर टूल के थ्रू अगर आप उसको डिलीट करते हैं तब वो क्या हो जाता है? हमारा जो रिस्क है वो लेस हो जाती है। Now software. Till now we have studied about the physical components of the hardware of the computer system. Yes, physical components और hardware। क्यों? hardware में सारा पार्ट आ जाएगा क्या? आपका सारा CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, इतने सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ा। डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सब कुछ हमने देखा। अभी हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर का क्या वर्क है। बट द हार्डवेयर इज नो यूज ऑन इट्स ओन। हार्डवेयर अपने आप में कोई यूज उसका नहीं है। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलेगा। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। सो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कहाँ से मिलेगा, हमें सॉफ्टवेयर से। इट इज दैट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। ये क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये पार्ट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम को। कंपोनेंट मीन्स पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और जो कि हम इसको ना टच कर सकते हैं, ना ही हम व्यू कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, फिजिकली देख नहीं सकते हैं, डिजिटली हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है वो हमें नहीं दिखता। जो ऊपर में उसकी डिजाइन होती है वो हमें दिखती है, जो ऊपर में लिखा होता है आफ्टर कोडेड के बाद में वही हमें दिखता है। इट कंप्रोमाइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, किसका, कंप्यूटर हार्डवेयर से। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एंड हार्डवेयर है, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, कोई भी टास्क को टुगेदर। अकेले कोई नहीं कर सकता, ना सॉफ्टवेयर अकेले काम कर सकता है, ना हार्डवेयर अकेले काम कर सकता है। द सॉफ्टवेयर comprises of set of instruction which on execution deliver the desired output। ये क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें क्या देता है, डिजायर्ड आउटपुट देता है, आउटकम्स रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स ई सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। जो एवरी सॉफ्टवेयर है कुछ कंप्यूटेशनल पर्पस मीन्स कुछ टास्क को करने के लिए ही बनाया गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है उबंटू, विंडोज 7, 10, 11, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स जस्ट लाइक LibreOffice, Writer or Microsoft Word, video player like VLC player, photo editor like Paint program and LibreOffice Draw। ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अ डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोरेज ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रेफर्ड टू एज अ सॉफ्ट कॉपी। जब आप कोई डॉक्यूमेंट को या इमेज को स्टोर करते हो किसमें, हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट कॉपी में। वंस प्रिंटेड, अगर आप इसी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करते हो तो ये क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी। नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है। द सोल पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशन। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको यूजफुल बनाया जा सके एंड उसमें ऑपरेशन किया जा सके, इसी के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द एंड यूजर। सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह पता है कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट में हार्डवेयर का जो डिवाइस है, हार्डवेयर पार्ट्स है, उसको कैसे कंप्यूटर वर्क्स में लगाया जाए और उसमें कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि एंड यूजर को एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो। वी कैन नॉट टॉक टू और इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली। यस, वी कैन नॉट टॉक, हम लोग उसमें बात नहीं कर सकते, ना ही हम डायरेक्टली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम डिजिटली ही क्या करते हैं, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हेंस सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड हार्डवेयर। सो ये जो ह्यूमन यूजर्स हैं और ये हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। ये ह्यूमन यूजर क्या करता है, हार्डवेयर के थ्रू पे सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है, तब सॉफ्टवेयर क्या करता है, आउटपुट इसको प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है, फिर तब हार्डवेयर के थ्रू पे रिजल्ट उसको आउटपुट जनरेट करता है, किसको, ह्यूमन यूजर्स को। Depending on the mode of instruction with hardware and functions to be performed, software can be broadly classified into 3 categories। अब ये इसका टास्क के ऊपर में या फंक्शंस के ऊपर में सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड प्रोग्रामिंग टूल एंड थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग देखेंगे उसको फिगर 1.9 में। फिगर 1.9 यहाँ देखें क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है ये क्या है, हार्डवेयर है। यहाँ पे क्या है, यूजर इंटरफेस, ये यूजर, ये सारा का सारा पार्ट किसका है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अभी 1 बाय 1 इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हार्डवेयर लास्ट में है, यह यूजर इंटरफेस है और ये यूजर है।
अभी देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ओवरऑल पूरे सिस्टम्स का फंक्शन करता है। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कंसिडर हार्डवेयर इज टर्म एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ में, it is called system software. A system software knows how to operate and use different hardware components of a computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से पता है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है और जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट, जो हार्डवेयर डिवाइस है, उसको सिस्टम के साथ में कैसे सॉफ्ट के साथ में कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर। ये एंड यूजर को डायरेक्टली रिजल्ट प्रोवाइड करता है और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे होल सिस्टम्स को वर्क करता है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बोलने से सारा पार्ट्स आ जाएगा। अगर मैं हैंड बोलूंगी तो हैंड क्या हो गया? स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ह्यूमन बॉडी है। तो उसी टाइप का यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम इम्प्लाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट द सिस्टम। It is a system software that operates the computer. Operate the system, operate the computer. And operating system is the most basic system software without which other software cannot work. ठीक है, ये बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना अदर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता है। अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी वर्क। The operating system manages other application programs and provide access and security to the users to the system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को एंड प्रोवाइड करता है कि एक्सेस करने के लिए, यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS, एटसेट्रा। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। Software used for maintenance and configuration of the computer system is called system utilities. जब सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम यूटिलिटीज। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सम जो सिस्टम यूटिलिटीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं शिप्ड। फॉर एग्जाम्पल डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल जो कि हम सिस्टम को खरीदते हैं तब हमारे साथ डिस्क ड्राइव को हम क्या कर सकते हैं? वो आता है, उसको जो हम डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन टूल। फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज, फॉर्मेट करना सिस्टम को। सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी, रिस्टोर करना। ये सारा का सारा सिस्टम यूटिलिटीज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। Another set of utilities are those which are not shipped, जो कि सिस्टम के साथ इनबिल्ट नहीं आता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट नहीं आता है, बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। लेकिन हमको परफॉर्मेंस के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये सिस्टम यूटिलिटीज चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें क्या करना था? इंस्टॉल करना। डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क क्लीनर करना। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, जिप फाइल जैसे होती है, ठीक है, जिप फाइल जो कंप्रेस करता है किसको? फाइल को, सॉफ्टवेयर को कंप्रेस करना, डिस्क को कंप्रेस करना, डिस्क को क्लीन करना। एंटीवायरस जो कि आपका जब भी आप इंस्टॉल करते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू कोई भी काम करते हैं, वो सारा का सारा चीज़ों को क्या करता है? एंटीवायरस उसको, अगर वो ऑथराइज डेटा है तभी वो एक्सेस करने देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये जो है एक्सटर्नल सिस्टम यूटिलिटीज है जो कि हमें लेना पड़ता है। अभी आइए डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर मीन्स किसी डिवाइस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। अब कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए ना। बाइक को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? उसके लिए भी ड्राइवर चाहिए। मतलब कोई ना कोई उसको चलाएगा जो एक्सपर्ट होगा। तो उसी टाइप का हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है, तो जिसको चलाने के लिए, उस सिस्टम को, उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। As the name signifies, the purpose of a device driver is to ensure
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। अब किसी पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिवाइस ड्राइवर चाहिए होती है। जस्ट लाइक प्रिंटर को आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो आपका प्रिंटर नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिवाइस ड्राइवर चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। जब आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ में उसको वर्क करते हैं तब जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। बट एवरी डे न्यू डिवाइस एंड कंपोनेंट्स, new device and components are being added to a computer system. Yes, every day new device आ रहा है. It is not possible for operating system alone to manage all the existing and new peripheral means extra devices. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है या फिर न्यू पेरिफेरल सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करना. सो व्हेन ईच डिवाइस हैज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सो एवरी डिवाइस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मीन्स फीचर्स होता है. Characteristics means feature. The responsibility for overall control, operation and management of a particular device at the hardware level is delegated to its device driver. So एक जो पर्टिकुलर डिवाइस होती है उसको कंट्रोल करना, उसको ऑपरेशन करना, उसको मैनेज करना, तो सारा एट द हार्डवेयर लेवल में, तो वो सारा का सारा जो वर्क करता है वो किसके थ्रू होता है, ये डिवाइस ड्राइवर. सो इसीलिए अगर आपको प्रिंटर को यूज करना है तो उसके लिए आपको प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा, तभी जाकर आप प्रिंटर को यूज कर सकते हैं. द डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये एक इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच में, उस डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में. जस्ट लाइक जैसे मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दिया, प्रिंटर है, यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर है किसका, प्रिंटर का, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस करने का काम कौन करता है, डिवाइस ड्राइवर. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस. ये हाइड करके भी डिटेल्स को रखता है. Just like a language translator, a device driver acts as a mediator between the operating system and the attached device. तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या है, वो भी एक डिवाइस ड्राइवर है जो एक मीडिएटर का काम करता है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइस के बीच में. तो अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता है, बाहर हमें वही दिखाया जाता है जो हमें देखना है. बोलने का मतलब है जो हमने इनपुट दिया हमें ह्यूमन लैंग्वेज में ही वो आउटपुट आता है, लेकिन अंदर जो कोडिंग चल रही है वो हमें नहीं दिखाई दे. तो वही चीज यहाँ पर भी बोल रहा है, इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विसेज. ये सर्विस जो है प्रोवाइड करता है बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशंस को हाइड रखता है, ऑपरेशंस परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल. सो डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, ये एक इंटरफेस का काम करता है किसके, डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का. अभी आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम यूटिलिटीज क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज जो आपके सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को स्पीड अप कर सके, उसके लिए हमें सिस्टम यूटिलिटीज की जरूरत होती है. जो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिस्टम यूटिलिटीज. कुछ सिस्टम यूटिलिटीज आपका इनबिल्ट आता है, कुछ आपका इनबिल्ट नहीं आता है, जो कि हमें लेना पड़ता है. अभी देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन, एप्ली मीन्स वन टास्क, ओनली वन स्पेसिफिक टास्क कैन डू. स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेसिफिक टास्क को ओनली करता है कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओवरऑल सारी चीजों को फंक्शंस करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली वन टास्क को. तो द system software provide the core functionality of the computer system. Core functionality means fully. However, different users need the computer system for different purpose. Yes, जो different types के users हैं सबकी requirements अलग अलग है, सबका purpose अलग अलग है. So depending upon their requirements, yes, उसके अपने खुद के requirements होंगे, तो जैसा जिसका requirements होगा उसके हिसाब से वैसा एप्लीकेशन को यूज करेगा. तो हैज अ न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू कैटर टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर. सो एंड यूजर्स का रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये किस में वर्क करता है, टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के
ऊपर में ये वर्क करता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगराइज of application software, that is general purpose and customized application software. Two types of application software are general purpose and customized application software. System software कितना टाइप्स कहते हैं, 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अनदर वन डिवाइस ड्राइवर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना टाइप के हैं, 2 टाइप्स के, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन. जनरल मींस जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए एक जैसा यूज का. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन पब्लिकली जैसे क्या होता है कि उसका एक ही टाइप का वर्क होता है. जब भी हम लोग ओपन करेंगे तो जैसे मान लें कि बताया टाइप करने का काम करना है, तो टाइप करने का काम हर यूजर के लिए तो एक ही जैसा होगा. तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर जेनरिक एप्लीकेशन फॉर जनरल पर्पस to cater to a bigger audience. ठीक है, to bigger audience in general are called general purpose software. bigger audience को टारगेट करने के लिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. जस्ट लाइक सच रेडीमेड एप्लीकेशन, ये रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज बाय एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पर वो यूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल, लिब्रे ऑफिस कैल can be used by any computer user to do calculation. Yes, spreadsheet means MS Excel. अगर आपको स्प्रेडशीट टूल यूज करना है या लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर यूज करना है, तो कैलकुलेटर में क्या होगा, सब जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी जो कस्टमर्स है, यूजर्स हैं, सबके सब उसमें कैलकुलेशन का ही काम करेंगे. तो सबका काम एक जैसा हुआ ना, तो ये बिगर ऑडियंस को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इसी वजह से इसका नाम है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. और टू क्रिएट एन अकाउंट सीट, अगर आपको कोई अकाउंट सीट क्रिएट करना है तभी. एडोब फोटोशॉप, फॉर एडोब फोटोशॉप फोटो को क्या करते हैं हम लोग, एडिट करने का काम करते हैं. GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, iTunes एक्सेट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. ये वेब ब्राउजर है, मोजिला वेब ब्राउजर है. GIMP आई थिंक ये एक इमेज का, GIMP, लेट मी चेक, मेरे को जहां तक याद आ रहा है वो एक इमेज के लिए है. हाँ, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम. तो ये इमेज को एडिटिंग करने के लिए GIMP एप्लीकेशंस यूज करते हैं. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज के लिए, तो ये फोटोशॉप भी इमेज के लिए, तो ये दोनों एडिटिंग करने का काम करता है. अब आइए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या है, मीन्स कस्टमर वाइज. कस्टमाइज्ड मीन्स कस्टमर वाइज. ये क्या होता है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है. जैसे मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि मेरे डेटा को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, मेरी डेटा को कौन कौन डाउनलोड कर रहा है. अगर मैंने कोई PDF उसमें रखा है, उस PDF को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, किस एज के ग्रुप, तो मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग है. तो उसके हिसाब से मैंने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और उस सॉफ्टवेयर में हमने उस टाइप का, तो वही है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. तो मेरी जैसे रिक्वायरमेंट है, सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होगी, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, कस्टम, अदरवाइज टेलर मेड. जैसे टेलर क्या करता है, आपका स्टिच करता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. कस्टमर का जैसा साइज है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, टेलर उसको स्टिच करके देता है. तो वो क्या हो गया, इसी वजह से इसका नाम कस्टम और टेलर मेड, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट्स. उसके बेसिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप की जाती है. सो दैट आर डेवलप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल. मैंने बताया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए बनाया जाता है. दे आर बेटर सुटेड टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है जो इंडिविजुअल एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स है. कंसिडरिंग that they are designed as per special requirements. Special requirements के basis पे इसको डिजाइन किया जाता है. Some examples of user defined software includes website, school management software. Yes, अब
एवरी स्कूल्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बेसिस पे उसको बनाया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज सिमिलर टू बाइंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ स्पेसिफिक कलर एंड फैब्रिक एंड गेट इट स्टिच्ड एज डिजायर्ड। ठीक है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसी टाइप का हमारे, इट इज सिमिलर टू बाइंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ, जैसे आप स्पेसिफिक कलर के साथ में कोई क्लॉथ लेना चाहते हैं, ठीक है, विथ फैब्रिक के साथ में, उसके बाद आप स्टिच करा रहे हैं फॉर डिजायर्ड आउटपुट के लिए, तो उसी टाइप का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? डेवलपर of some software allow public to freely use their software along with source code with an aim to improve further with each other's help। देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल है विथ सोर्स कोड के साथ में, सोर्स कोड के साथ में जब आपका फ्रीली अवेलेबल है, वो किस लिए? ताकि एक दूसरे को हम लोग हेल्प कर सकें, तो सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स यही लिखा हुआ, तो मीन्स आपका क्या है? आपका सॉफ्टवेयर के साथ में सोर्स कोड भी फ्री में अवेलेबल है, जिससे आप यूज कर सकते हो फ्रीली। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उबंटू एक क्या है? एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एनीवन विथ रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और ऐड न्यू फंक्शनलिटी। तो जब आप सोर्स कोड के साथ अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, कुछ फंक्शंस को। मोर एग्जांपल्स ऑफ एफओएसएस इंक्लूड्स, जो और एग्जांपल्स है एफओएसएस के, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो ये भी एक क्या है? एफओएसएस सॉफ्टवेयर है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? आपका ब्राउजर है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल है एफओएसएस के। समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल। देखिए, फ्री एंड ओपन सोर्स में एफओएसएस में क्या फ्री था? आपका सॉफ्टवेयर प्लस सोर्स कोड, ये दोनों का दोनों ही फ्रीली अवेलेबल थे। अभी क्या बोला जा रहा है? सॉफ्टवेयर तो फ्री है ना, सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री है, लेकिन जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड ये आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर। सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल बट सोर्स कोड इज नॉट। एग्जाम्पल, स्काइप, एडोब रीडर। एडोब रीडर रीडिंग करने के लिए यूज करते हैं। स्काइप, इसके थ्रू क्या होता है? आप अभी भी लोग यूज करते हैं, मीटिंग वगैरह इसके थ्रू लेते, मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो इसमें। व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज हैज टू बी परचेस्ड फ्रॉम द वेंडर्स, और कुछ सॉफ्टवेयर आप वेंडर के थ्रू लेते हैं। हु हैज द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट एक लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया जाता है, कॉपीराइट। देन इट इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी वेंडर या फिर किसी शॉपकीपर से आप परचेस करते हो कोई सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर का ऑनर नहीं है लेकिन कॉपीराइट लाइसेंस है उसके पास में, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यस, विंडोज 7, 10, 11 जो भी आप यूज करते हो वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमने वेंडर से लिया है। टैली, क्विक हिल एक्सेट्रा, जो भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो मार्केट से या फिर ऑनलाइन, लेकिन आपने वेंडर्स के थ्रू लिया है, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। A software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and conditions of the person or group who has developed and released that software। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, जो भी फ्रीवेयर है या ओपन सोर्स है, या ओपन सोर्स मीन्स एफओएसएस वाला, एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस। यस, ये टर्म एंड कंडीशंस इसमें भी होता है, कंडीशंस ऑफ द पर्संस या फिर ग्रुप जो कि डेवलप करता है इस सॉफ्टवेयर को, उसके बाद में उसको रिलीज किया जाता है। हाँ, सो चैप्टर्स फिनिश्ड। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में
आप अपने डाउट्स को जरूर पूछिएगा एज सुन एज पॉसिबल. आई विल क्लियर योर डाउट. थैंक यू.